हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक, और आज हमें स्टार्ट करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हम करेंगे। उससे पहले हमने ये जो दो रिएक्शंस पढ़े थे, इनके बीच में हमने थोड़े रिएक्शंस पढ़े थे और वो हमारी एक्टिविटीज़ में थे, है ना। तो अब हम पहले उनकी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, इनकी थोड़ी सी इक्वेशंस और आपको याद हो जाए तो वो भी देखेंगे, है ना। तो हम पहले इन दोनों रिएक्शंस की एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। तो क्योंकि मैंने सोचा कि साथ के साथ आप लोग एक्टिविटीज़ पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर बाद में हम ये दोनों टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो आप लोगों ने रिवाइज़ करा है। आप लोग थोड़ा सा रोज़ रिवाइज़ करा करें, है ना। साथ साथ रिवाइज़ करेंगे तो आप लोगों को समझ में आता रहेगा और आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको हमेशा सबसे सिंपल तरीके से समझा पाऊँ। तो जो भी वीडियो देखता है तो ज़रूर बताए कि सिंपल लग भी रहा है। कभी ऐसा ना हो कि मैं सिंपल करवा रही हूँ बट वो सिंपल लग नहीं रहा हो, ठीक है। तो बताया ज़रूर करो कि मैम हाँ अच्छा है, या इसमें ये गड़बड़ है थोड़ी बहुत ही, तो बता दिया करो, है ना। और कोशिश किया करो, अगर देखते हो तो लाइक भी करा करो, है ना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, क्योंकि अब ये वीडियोज़ आती रहेंगी। थोड़ा सा आई गेस स्लो चल रही हूँ मैं, बट आई एम अ न्यू यूट्यूबर तो इतना तो चलता ही है। आई गेस आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। इतना तो चलता ही है। तो अगर कोई गड़बड़ हो या डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। कमेंट आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करो मुझसे। मैं हमेशा कमेंट्स के तो रिप्लाई मैं हमेशा करती हूँ। और जो कोई मतलब ऐसे एक दो बच्चे कर देते हैं कभी कभार कमेंट कि मैम आप अच्छा पढ़ाते हो, तो उनका कमेंट मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और रिप्लाई नहीं करती तो हार्ट तो ज़रूर ही दे देती हूँ, वैसे तो रिप्लाई करती ही हूँ। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि वीडियोज़ ऐसी आती रहेंगी और बहुत सिंपल, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने आपको सिखाने हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हमने एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो इनकी केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। अब हीट देने का क्या मतलब है, जब हीट हमारे प्रोडक्ट साइड पे लिखी हो, जब हीट हमारे प्रोडक्ट साइड पे लिखी हो तो इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वहीं अगर चलो अभी दूसरी बात वो बाद में करेंगे। तो हीट हमारी क्या है, प्रोडक्ट साइड पे लिखी है, यानी कि क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट रिलीज हुई है, ठीक है। तो इसके रिएक्टेंट्स रहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaO, और अलग से जो नाम होता है, एक स्पेशल नेम है जो इसका, वो है क्विक लाइम। और वाटर तो याद ही आपको होगा ही कि वाटर होगा, है ना। और प्रोडक्ट्स आ जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस, और स्पेशल नेम इसका स्लिक लाइम है। ये मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे और कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब इस रिएक्शन में कुछ और आपको वो नहीं है, कुछ और मतलब जैसे कलर चेंज वगैरह कुछ नहीं है इसमें। आपको क्या करना है, सिर्फ ये याद रखना है कि बिकर बिकम्स हॉट, मतलब हीट रिलीज हुई है। इससे हमें पता चल रहा है ये हीट रिलीज हुई है, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन देखो आप कि दो रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट है, ठीक है। दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, यानी कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन में आपने हमेशा याद रखना है, जब भी दो चीज़ें मिलकर कोई एक चीज़ बना रही है तो वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, आई विल बी देयर टू क्लियर दैट डाउट, ठीक है। और क्या कहते हैं, लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो चैनल को, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है, करा करो। चलो अब एक्टिविटी हम आ जाते हैं 1.5 पे। ये क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ये डिकम्पोजिशन का सबसे पहला ही एग्जाम्पल है, और ये हमने जब मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाया था सबसे पहला एग्जाम्पल यही करवाया था। अब मैंने क्या है ना, एक्टिविटी में मैं ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहले ही बैलेंस्ड ही लिख रही हूँ। वो पहले जब हमने बैलेंस्ड नहीं पढ़ा था वो इसलिए बताना पड़ रहा था कि अनबैलेंस्ड क्या होती है और बैलेंस्ड
क्या होती है, अलग अलग लिख रही थी मैं, बट अब मैं एक ही बैलेंस्ड ही लिखा करूँगी, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अगर अनटिल अनलेस आपके क्वेश्चन में बैलेंस्ड नहीं लिखा है तो आप अनबैलेंस्ड भी लिख के आ सकते हो और एग्जाम्पल में भी आप अनबैलेंस्ड लिख सकते हैं, बट जब आपके क्वेश्चन में बैलेंस्ड लिखा है तब आपको हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। चलो अब हम डिकम्पोजिशन, अब डिकम्पोजिशन में क्या है, एक रिएक्टेंट और उससे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इक्वेशन हमें वही दिखा रही है, हाँ जी, इक्वेशन कि सिंगल रिएक्टेंट है हमारा और दो या दो से ज़्यादा हमारे क्या है, प्रोडक्ट्स बन गए हैं। तो क्या है, फेरस सल्फेट है। अब कई बच्चे कहेंगे कि Fe आयरन कहते हैं, Fe को तो हम आयरन कहते हैं, बट अगर इसमें हम जाए ना फॉर्मूले में तो देखो थोड़ी सी बात मैं बता देती हूँ। Fe और सल्फेट, इसका भी चार्ज 2 होता है, इसका भी। जब इस पे क्या कहते हैं, आयरन पे +2 का चार्ज होता है तब हम उसे फेरस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब मतलब जैसे कि इसकी सिंपलेस्ट होल वो सिंपल इसकी वो ये रहेगी, और जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फेरस सल्फेट। अब देखो ऐसे यहाँ फेरिक कैसे हुआ, तो फेरिक ये बना कैसे है, इस पे 3 का चार्ज, इस पे 2 का चार्ज। तो जब इस पे 3 का चार्ज होता है तब हम आयरन को कहते हैं फेरिक, ठीक है। यानी कि मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ, +2 होता है तो हम फेरस कहते हैं, और +3 होता है तो फेरिक। इस पे +3 का चार्ज है इस पे, इसलिए ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। इस पे +2 का, इसलिए फेरस सल्फेट है, ठीक है। तो अब किसी को बच्चे को कुछ कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, नाम के लिए, कि जब आयरन पे +2 का चार्ज है तब हम उसे फेरस कह रहे हैं, जब +3 का चार्ज है तब हम उसे फेरिक कह रहे हैं, ठीक है। ये और ये तो अपना है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट क्या रहेंगे, फेरस सल्फेट रहेगा, और प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में जहाँ पे एक है, दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, वहाँ पे क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। और प्रोडक्ट्स क्या है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इनके साइड में आप इनके फॉर्मूलाज भी लिख सकते हो, यहाँ ही नहीं लिखे मैंने, वरना बाकी सारों में लिखे हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, बट लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हमने इनके वो लिख लिए फॉर्मूलाज। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, तो क्या है, फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड विच इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। अब जो फेरस सल्फेट होता है ये पहले ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये रेडिश ब्राउन कलर में चला जाता है, बट इसके कलर के बारे में हमें एक थोड़ी सी चीज़ और डिस्कस करनी है, ठीक है, वो बाद में करेंगे। बट फिलहाल क्या है, फेरस सल्फेट जो है हमारा डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड बन जाता है विच इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है। और कौन सी गैस रिलीज होती है, इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं कह रही थी कि जो हमें इसके कलर पे बात करनी है, तो देखो जो फेरस सल्फेट जब हम स्टार्टिंग में लेते हैं उसका फॉर्मूला होता है ये FeSO4 × 7H2O, यानी कि उसमें जब वो फॉर्मूला नॉर्मल पड़ा है ना हमारे पास, उसमें क्या प्रेजेंट है, 7H2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, हम आगे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे ये। तो जब हम हीट करेंगे ना, पहले ये वाटर इवेपोरेट होएगा, फिर ये डिकम्पोज होना शुरू होएगा। तो जब इसका अभी ये ग्रीन कलर का है स्टार्टिंग में, ठीक है, जब इसका ये वाटर चला जाएगा तब ये वाइट कलर का हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट। इसमें कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खत्म हो गया है, ठीक है। अब क्या, अब इसको जब हीट करेंगे तब हमारा फेरस सल्फेट डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड में बनेगा, ठीक है, जिसका कलर होगा रेडिश ब्राउन। तो हमारा कलर चेंज अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़े तो ग्रीन से वाइट और वाइट से रेडिश ब्राउन, ठीक है। बट हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि ग्रीन से रेडिश ब्राउन हो जाता है, दैट्स ओके, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। बट ये मैंने डिटेल में इसलिए बताया, कई बारी क्वेश्चन आ जाता है, इससे पूछ लेते हैं कि भाई कि वो ग्रीन था, वाइट हुआ, फिर रेडिश ब्राउन हुआ। तो अगर ये वाइट वाला स्टेप आपको नहीं पता होगा तो आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, और मैं नहीं चाहती भी कोई भी बच्चा फंसे, इसलिए मैं पहले से ही लिख के रखती हूँ हर चीज़ डिटेल में। चलो अब इसका कलर चेंज में हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ग्रीन टू रेडिश ब्राउन, ठीक है। थोड़ी सी जो पीछे से साउंड आ रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं घर में ही वीडियो शूट करती हूँ तो आती है उतनी आवाज़, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी 1.6, जो कि क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस, ठीक है, लेड नाइट्रेट होता है ये। तो लेड नाइट्रेट की पहले इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन है 2 ऑफ लेड नाइट्रेट हीट। अब ये ट्रायंगल का क्या मतलब है, हीट दिया हमने,
ठीक है, और सिंगल रिएक्टेंट है और 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, यानी कि ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि लेड ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। अब क्या है, इसका जो ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका क्या है, इसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स। तो बच्चों ये हमेशा याद रखना है, ये जो ये वाली चीज़ है ना, ये इसके होंगे ब्राउन फ्यूम्स। ये कई बार क्वेश्चन में आता है, ये मैंने जब रिएक्शन पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर ऑब्जर्व्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज डिकम्पोजेस या डिकम्पोज्ड टू लेड ऑक्साइड, है ना। और कहेंगे कि हमने कंपाउंड ए को क्या करा, डिकम्पोज किया, उसमें क्या ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्व हुए। तो ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्व होंगे, तो अब जिसको पता नहीं होगा तो ये रिएक्शन है वो कैसे पता लगेगा। तो ये आपने मेन चीज़ें याद रखनी है। रिएक्टेंट क्या रहेंगे, लेड नाइट्रेट, प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इसके साइड में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ब्राउन फ्यूम्स इसी के होते हैं, ठीक है। और वो ये भी पूछ लेते हैं कि किस गैस के ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, आपको बोल देंगे NO, NO2, NO3 या N2O ऐसे। अब इनमें से किसके ब्राउन फ्यूम्स है, तो हमें याद होना चाहिए ना कि NO2 के ब्राउन फ्यूम्स है, ठीक है। 4 उन्होंने नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स दे दी, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके को मतलब जो हमने पढ़ा है वो आपको याद रखना है कि NO2 के ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ठीक है। अब ऐसी ऑब्जर्वेशन आ जाती है इस एक्टिविटी की, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर ऑब्जर्व्ड। हाँ जी, ये सबसे पहला है। और वाइट लेड ऑक्साइड क्रिस्टल टर्न येलो कलर। तो यानी कि जो हमारे ये है, क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट क्या होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। और ये किस में चेंज हो जाता है, येलो में। अब येलो क्या है, लेड ऑक्साइड, ठीक है। येलो क्या है, लेड ऑक्साइड। और कलर चेंज हमारा क्या रहता है, वाइट टू येलो। ये आपको याद रखनी है इस एक्टिविटी के बारे में सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें कोई भी एक्टिविटी मैं करवाती हूँ उसकी सारी डिटेल में ही करवाती हूँ मैं वो एक्टिविटीज़, ठीक है। तो आपने याद रखनी है कि मैम ने कैसे बताया था, कैसे याद रखना है, ठीक है। और ये इक्वेशंस जब तक खुद लिख के नहीं देखोगे तब तक याद होंगी ही नहीं, ठीक है। मतलब मान के चलो कि नहीं लिख के देख रहे हो तो कभी याद नहीं होगी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैं सोचती पेपर से पहले याद कर लूँगी, बट होता क्या था कि पेपर से पहले मैं सारी क्वेश्चंस लेके बैठती थी, तो पेपर में जाके वो सारी मिक्स हो जाती थी, और मिक्स ऐसे होती थी कि मैं पता ही नहीं लगा पाती थी कि भाई मैंने क्या याद किया था। तो पेपर से पहले मत लेके बैठना, इन्हें साथ के साथ याद करने की कोशिश करो, जिससे क्या होगा, पेपर वाले दिन सारे केमिकल इक्वेशंस आपस में नहीं मिलेंगे। अब सोचो, लेड ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन है, अब तुम यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड लिख रहे हो, या कई बच्चे ऐसे करते हैं N2, जैसे उस वाले रिएक्शन में क्या होता है, SO2 और SO3 होते हैं, तो इसमें N2 और NO3 प्रोड्यूस करवा देते हैं। तो वो सब क्यों होता है, क्योंकि तुम सब लोग पेपर से एक दिन पहले इक्वेशंस लेके बैठते हो, और अगर इक्वेशंस पेपर से एक दिन पहले लेके बैठोगे, लिख के मेरे से लिख के ले लो कि सब मिक्स होएगा, एक पेपर में सब मिक्स होएगा, और मतलब जितना मर्जी याद करने की कोशिश करो कुछ याद नहीं आता है क्योंकि वो एक दिन में नहीं होती इक्वेशंस याद। या तो आपका माइंड बिल्कुल शार्प होना चाहिए कि जो याद किया वो याद आएगा आपको। तो थोड़ा सा अपने ऊपर दया करना कि ये इक्वेशंस पहले ही याद कर ले, क्योंकि मैं बहुत मतलब मैं भी ऐसे करती कि इक्वेशंस क्या है तो आराम से याद हो जाएंगी, बट नहीं होती है। अब तो मैं खैर काफ़ी टाइम से पढ़ाती हूँ, तो मुझे तो अब तो रट चुकी है, बट पहले नहीं हो पाती थी। तो इसलिए अपनी जो है एक दिन पहले मत लेके बैठना, साथ के साथ रिवाइज करा करो इन इक्वेशंस को। ये इक्वेशंस मतलब अगर बच्चा गो थ्रू करता रहेगा तो याद हो जाती है, एक दिन पहले लेके बैठेगा तो इन ये भी चैलेंज ले लेती है कि हमने याद होना ही नहीं है, ठीक है। तो चलो इसके बाद हम अपने जो हमने 2 चीज़ें पढ़ी है, अच्छा हाँ, इसमें देखो हमने स्टार्टिंग में हीट दी है, तो हीट दी है तो यानी कि इस रिएक्शन में हीट ऑब्जर्व हो गई है, तो जिन रिएक्शन में हीट ऑब्जर्व हो जाती है वो क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो इसको भी आप लिख सकते हो कि ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कहीं तो लिख लो एंडोथर्मिक रिएक्शन। और क्या कहते हैं, जिनमें एनर्जी, मेनली हीट और एनर्जी से हम रिलेट करते हैं, हीट और एनर्जी जिस भी रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो हमारे होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। चलो, तो अब हमने 2 तरह के रिएक्शंस पढ़े, जिनमें क्या था कि हीट रिलीज़ हो रही है और हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो जिसमें हीट रिलीज़ होती है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज में भी इसका डिफरेंस किया हुआ है, और ये कई बार पूछ लेते हैं, डिफरेंस आ जाता है इन दोनों रिएक्शंस का। तो आपको क्या है, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए, कम से कम आपको 3 पॉइंट आने चाहिए, ठीक है। अब क्या है,
द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज एक्सोथर्मिक। हाँ जी, हीट रिलीज हो जाती है तो एक्सोथर्मिक हो जाता है। हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब ये हमने कैल्शियम ऑक्साइड और H2O का हमने ये रिएक्शन पढ़ाई है। चलो अब हम इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो यही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था इसका। ठीक है, हमने इसी में पढ़ा था कि हीट रिलीज होती है। सबसे पहला रिएक्शन ये पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन H2O के साथ, और हमने पढ़ा था कि ये हीट रिलीज हो जाती है। और ये आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा कि जो चूना होता है जब हम उसे वाटर में डालते हैं तो जो हमारे वो होते हैं ना वर्कर्स, वो उसको डंडी से हिलाते हैं क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, हाथ जला देगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा फेरस सल्फेट की डिकम्पोजिशन हमारा इसका एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। और देखो, जब हीट रिलीज हुई है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि गर्म कर देगा। तो इसलिए एक्सोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, ऐसी अब जब हीट एब्जॉर्ब हो गई है यानी कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिक्रीजेज ड्यूरिंग द रिएक्शन इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक ट्रिक मैं बता देती हूँ कि इसमें प्रोडक्ट साइड पे हीट लिखा होता है। ठीक है, इधर प्रोडक्ट साइड पे हीट लिखा है और इसमें क्या होगा, या तो इस एरो पे हीट लिखा होगा या यहाँ पे प्लस, मतलब हीट इधर ही देते हैं। ठीक है, हीट या जो भी हम एनर्जी दे रहे होंगे जिस भी टाइप से, तो वो एरो पे लिखा होगा। तो ठीक है, ये एक हिंट है, मैं हिंट बता रही हूँ कि कई बार क्वेश्चंस में नहीं पता लगता, तो इससे आप पता लगा सकते हो। ठीक है, अब हमने एक इक्वेशन ये पढ़ी थी कि क्या कहते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू वो करते हैं डिकम्पोजिशन, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहती है। एक हमने ये वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या कह सकते हैं ना, तो वो पढ़ा था। तो हमें क्या है, इसका हमें वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हमें क्या है सिलेबस में है, तो जो इसका प्रोसीजर वगैरह है वो आपने क्या बुक से देख लेना है। ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ। ठीक है, कि क्या होता है। अब देखो, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, H2O वाटर है, वो डिकम्पोज हो जाता है। अच्छा, डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी किस फॉर्म में मिली है, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में मिली है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट से हमारा जो H2O का मॉलिक्यूल है वो 2H2 + O2 में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, और H2 गैस हमारी कैथोड पे रिलीज होती है और O2 गैस एनोड पे। अब क्या होता है, जैसे कि आप केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन में भी देख रहे हो, 2 है यहाँ पे, है ना। तो यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि क्या है, 2H2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे और एक O2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होएगा, यानी कि इसकी जो वॉल्यूम होगी वो डबल होगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखो इसमें रिएक्टेंट क्या है, वाटर, और प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आर प्रोड्यूस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इज डबल ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो हाइड्रोजन हमारी प्रोड्यूस होती है वो ऑक्सीजन की वॉल्यूम से डबल है। यानी कि ऑक्सीजन अगर 1 हुई है तो हाइड्रोजन क्या है, 2 हुई है। ठीक है, द एडिशन, हाँ जी, इसमें ना हम बिकर में अपने पहले वाटर हम लेते हैं तो उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो क्यों डालते हैं, ताकि वाटर हमारा क्या है, कंडक्टिंग बन जाए। इसलिए हम अपने जब बिकर वगैरह प्रिपेयर करते हैं ना इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, उसमें वाटर डालते हैं तो उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड भी डालते हैं ताकि वो वाटर हमारा कंडक्टिंग बन सके। ठीक है, अब देखो दो गैस रिलीज हुई है तो पता कैसे चलेगा, हमने हाइड्रोजन गैस का पढ़ा है, टेस्ट है ना, क्या पोप साउंड टेस्ट है ना, तो वही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, व्हेन वी ब्रिंग बर्निंग कैंडल टू द गैस एट द एनोड इट बर्न्स इमिडिएटली, हैंस इट इज हाइड्रोजन गैस। और पॉप साउंड के साथ बर्न होती है वो। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो बर्न नहीं होती, तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि जो बर्न हो गई है वो H2 गैस है और जो बर्न नहीं हुई है वो हमारी O2 गैस है। ठीक है, ये मैंने लिखा भी हुआ है, बट गैस एट एनोड डज नॉट बर्न, तो बर्न नहीं हुई तो यानी कि वो क्या है, वो O2 गैस है। ठीक है, और जो बर्न हो जाएगी वो क्या हमारी H2 गैस है। ठीक है, पॉप साउंड के साथ होती है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने बताया था किसी रिएक्शन में, तो अब मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये स्टार मार्क पॉइंट है इस एक्टिविटी के बारे में, ये याद करना है। ठीक है, at cathode double amount of gas is collected as compared to anode, because during the breakdown of water 2H molecule is released with 1 oxygen molecule। ठीक है, क्योंकि उनके कंपोजिशन में ही क्या है, 2H2 मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन का, तो कंपोजिशन ही ऐसी है। तो जब वो टूटेंगे तब भी तो वो 2H के मॉलिक्यूल्स देगा और 1 ऑक्सीजन का। ठीक है,
तो ये याद रखना है। ये रीज़न पूछ लेते हैं कि वाई डबल गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि उनकी कंपोजिशन, वाटर मॉलिक्यूल की कंपोजिशन ही वैसी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता देना, ठीक है, कमेंट कर देना, और भाई शेयर करो चैनल, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। जिनको पढ़ाई में थोड़ा सा साइंस, क्लास 10th की साइंस में थोड़े से ज़्यादा डाउट्स है, उनके पास मेरी वीडियो पहुँचाओ। उनके पास मेरी वीडियो बहुत जल्दी जल्दी तुमको पहुँचानी है ताकि वो लोग भी फ़ायदा ले सके, है ना। चलो, और लाइक ज़रूर करते जाना, जब भी पूरी वीडियो देख के जाओगे तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। थोड़े से मेरे एफर्ट को वो कर दो, अप्रिशिएट कर दो, मुझे भी अच्छा लगता है फिर। अच्छा, हमने डिकम्पोजिशन 2 टाइप की तो पढ़ ली, क्या, जिसमें हम हीट से डिकम्पोजिशन कर रहे हैं और जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं। तो सनलाइट वाली भी हम पढ़ेंगे। तो 1.8 एक्टिविटी में क्या है, सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन बताई हुई है सनलाइट में, ठीक है। अब क्या है इसका केमिकल इक्वेशन, क्या है, केमिकल इक्वेशन है 2AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स 2Ag + Cl2, ये गैस होती है, ठीक है। अब रिएक्टेंट क्या है, सिल्वर क्लोराइड, प्रोडक्ट क्या है, सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। अब क्या है इसकी ऑब्जर्वेशन, इसमें नॉर्मल यही है कि वाइट सिल्वर क्लोराइड चेंज टू ग्रे व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, और हम कलर चेंज में लिखना भूल गई, कलर चेंज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वाइट टू ग्रे, ठीक है। ये याद रखना है, कलर चेंज मेनली याद रखने हैं। और सेम तरीके से आपकी सिल्वर ब्रोमाइड भी आपकी ऐसे डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। ये तो एक छोटी सी एक्टिविटी से, इनसे नॉर्मली ये पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो वाइट से ग्रे हो जाती है और क्या फॉर्म करती है, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर और क्लोरीन गैस फॉर्म करती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ। तो चलो, अब हमारा कॉम्बिनेशन भी डन हो चुका है, डिकम्पोजिशन भी डन हो चुका है, इनके हमने रिएक्शंस भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिया, मतलब जो भी इनका कंटेंट आपका बुक में दिया हुआ है, कोई एक्टिविटी दी हुई है, सब पढ़ लिया है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले हम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखो मैं थोड़ा कलर की फॉर्म से बताती हूँ। मान लो कि ये जो थे ना, ये दोनों आपके पेयर थे, है ना, टू जाओ, दिख ही नहीं रहा है बच्चों को, ये दोनों पेयर थे और ये आया दूसरा एलिमेंट, ठीक है। ये आपका एक क्या है, सोल्ट बना हुआ है, एक इसमें से एक अनायन है, एक कटायन है। चलो ऐसे भी छोड़ो, ये आप 2 बंदे मान लो, ये 2 बंदे साथ में हैं और ये एक अलग से आपका बंदा आके खड़ा हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करेगा कि इसमें से देखो, अभी ये दोनों हैं, ठीक है, इसमें से इसको बाहर खड़ा कर देगा, क्योंकि जो मतलब क्या, ये ज़्यादा स्ट्रोंग होगा इस ब्लैक वाले से, तो स्ट्रोंग होगा तो उसको साइड में कर देगा इधर, और खुद यहाँ पे अपनी पेयरिंग कर लेगा। तो ये लेस रिएक्टिव था, लेस मतलब कमज़ोर था, और ये ताकतवर था, तो इसने क्या करा, इसको इसके पेयर से निकाल दिया, ठीक है। ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अभी उससे स्केचेस से थोड़ा तो समझ में आया होगा, और नहीं आया तो यहाँ से समझेंगे, ठीक है। वो जस्ट मैंने वैसे बताया कि थोड़ा सा बच्चे को इमेजिनेशन में याद रह जाए तो क्या होता है, तो इसलिए ऐसे अच्छा रहता है, ऐसे जो तरीके होते हैं इनसे बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो इसलिए मैंने जस्ट ट्राई किया। तो डेफिनेशन देखो, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन, तो उसके सॉल्यूशन से उसको भगा देता है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि ए है और ये सी डी था, तो इसने क्या करा, ए ने सी को भगा दिया, अब ए डी का पेयर बन गया और सी अलग हो गया। तो ये वाली होती है, ये टाइप से होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, आयरन है, कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कॉपर को भगा देता है, क्योंकि वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पे आके बैठ गया, है ना। बट ऐसे ही क्या हमारा ये रिएक्शन हो सकता है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ये रिएक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, नो रिएक्शन। रीजन बीइंग आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस क्या कहते हैं, आयरन फ्रॉम इट्स सोल्ट सोल्यूशन, क्योंकि वो उससे लेस रिएक्टिव है,
है ना। जब उसमें उतनी ताकत ही नहीं है उसको धक्का दे के हटा सके तो कैसे हटाएगा, रिएक्शन कैसे होगा, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट। बट यहीं से अगर मैं कहने लग जाऊँ क्या ये रिएक्शन आगे जाएगा, तो नहीं जाएगा, क्योंकि कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव। ऐसी लेड कॉपर क्लोराइड के साथ तो ये भी इसको डिस्प्लेस कर देगा, लेड क्लोराइड फॉर्म करेगा और कॉपर को बाहर खड़ा कर देगा। अब देखो क्या मैंने क्या करा, मुझे कैसे पता चल रहा है कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन, कुछ तो इसके लिए मुझे कुछ तो याद करना पड़ता होगा, है ना, कि जिंक भी उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेड भी। अब कोई तो होगा जो क्या कहते हैं कॉपर से कम रिएक्टिव होगा, है ना, जिसको कॉपर डिस्प्लेस कर देगा। तो हाँ, तो इसके लिए हमें क्या याद करना पड़ता है, रिएक्टिविटी सीरीज़। आप लोगों ने नाम सुन लिया होगा। रिएक्टिविटी सीरीज मेनली हमें ये बताती है कि कौन कितना रिएक्टिव है। उसमें टॉप पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो सबको डिस्प्लेस करते हैं, और जो नीचे होते हैं वो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाते क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो चलो, ये फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी नीड टू रिमेंबर रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद करनी पड़ती है ये। ठीक है, ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है, देखो दिख रही है क्या, हाँ अब दिख रही है। इट टेल्स अस अबाउट विच एलिमेंट इज मोर और लेस रिएक्टिव। ठीक है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है ये बताता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हुए इसमें क्या होता है, ऊपर मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे लेस रिएक्टिव है। ये आपकी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आपने याद करनी होती है। मेनली इतनी होती है, मतलब और भी मतलब बड़ी तो बहुत होती है, बट हमें मेनली इतनी की ही ज़रूरत पड़ती है क्लास 10th में। ठीक है, तो जैसे क्या है, अब देखो कॉपर कहाँ है, कॉपर ये रहा, और आयरन भी उससे ऊपर है, जिंक भी उससे ऊपर है ना, और हमारा लेड भी उससे ऊपर है। बट अगर इसको छोड़ के अगर मैं कहूँ कि जो हमारा फेरस सल्फेट है, क्या लेड उसको फेरस सल्फेट में से आयरन को भगा सकता है, लेड नहीं भगा सकता क्योंकि उसके नीचे है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो जो जैसे कि किसी का भी देखना है, किसी का भी हमें केमिकल दिया हो, तो कैल्शियम का है, अगर वो उससे ऊपर होगा तो डिस्प्लेस कर देगा, उससे नीचे होगा तो डिस्प्लेस नहीं करेगा। ऐसे आपको ये रिएक्शंस याद करने हैं। ठीक है, चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो छोटा सा रिएक्शन था, इसमें यही होता है मेनली, आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होती है। ये याद हो जाती है, आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डन 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 पड़े हैं। ठीक है, चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ। अब मैं इसमें भी वैसे ही स्केच पेन से ही समझाने वाली हूँ, थोड़ी सी अलग अलग कलर के ले लूँ मैं। तो देखो, मान लो हमारे रिएक्टेंट्स थे ये, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स थे हमारे, अगर दिख रही हो तो, है ना, ये रिएक्टेंट्स थे। तो जब इनका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने लग गया तो इनमें से जो दो आगे वाले हैं वो यहीं रहेंगे, है ना, यानी कि ये यहीं रहेंगे, और ये जो हमारे, इनको हमने यही रखा है, और ये जो दो हमारे ऐसे लगे हुए थे अब इनको हम एक्सचेंज कर देंगे। ये इनके आयंस एक्सचेंज हो गए और ऐसे इन्होंने प्रोडक्ट्स फॉर्म कर दिए हैं। ठीक है, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। ठीक है, पहले क्या थे ये, पहले ये थे ये बने हुए थे। ठीक है, इनके हमने क्या करा, ये थे ये, ठीक है, इनके हमने क्या करे, आयंस चेंज कर दिए, इसको इसका आयन दे दिया, इसको इसका आयन दे दिया। अब देखो ये हमारे रिएक्टेंट्स बन गए हैं। ठीक है, यानी कि क्या हमने जो क्या कहते हैं पीछे वाले थे, दोनों पीछे वाले ही चेंज करे हैं, ये याद रखनी है। अगर हम आगे वाले चेंज करें तो पीछे वाले अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, और अगर पीछे वाले चेंज करें तो आगे वाले अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। ठीक है, तो अब समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा जो हमारी बुक में है उससे समझा दूँ। चलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, चेंज ऑफ आयंस होता है रिएक्टेंट्स के बीच में। जैसे कि जनरल इक्वेशन अगर इसकी ए बी और सी डी है मान लो, तो आगे आगे वाले अगर मैं एक जगह रखूँ ए सी, तो ये जो ये है ना डी इसके पास आ जाएगा और ये बी इसके पास चला जाएगा, तो ए डी प्लस सी बी, तो ये रिएक्शन होता है, चेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, द रिएक्शन इन विच देर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक ही साइन की, इसलिए ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल क्या है, ये है सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब इस एरो का मतलब मैंने एक्टिविटी 1.2 में समझाया था, क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीपीटीज। ठीक है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, आपको ऐसे, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है ना, तो इसमें ये वाटर कंटेंट, और ये आपको ऊपर अलग से तैरता हुआ दिख रहा होता है। ठीक है, तो
देखो, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं यानी कि उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है? द इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है। वाइट कलर का होता है, वाइट अलग अलग कलर का होता है, बट इस रिएक्शन में वाइट कलर का होता है, ठीक है। अब एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हाँ जी, जो भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या है, हमारे सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है, ख़त्म हो गए, ठीक है। अब आगे हमारे थोड़े से 2 छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े हैं, विच इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड क्या कहते हैं हमारे कोरोजन एंड डेंसिडिटी। उसके बाद मैंने पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज करवानी है आपको और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करवाने हैं, ताकि कोई भी बच्चा जो मेरे को फॉलो कर रहा हो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। पूरे एकदम जो कहते हैं ना अच्छे आंसर्स, जितने में आपको नंबर मिल सकते हैं, कि आपके नंबर ना कटे, वैसे आंसर्स मैंने आपको करवाने हैं, ठीक है। तो अब मुझे कहीं भी वीडियो में ऐसा लगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, डू कमेंट, है ना। और लाइक भी करो और शेयर भी करो, और बच्चों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचाओ, ताकि क्लास 10th का कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि उसको साइंस समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है। और जो कुछ समझ में नहीं आता उसको कमेंट करो, और मेनली मेरे चैनल को सपोर्ट करो। आई एम न्यू वन हियर, है ना। बट आप बच्चों अगर सपोर्ट करोगे तो हम टीचर्स तो कहाँ ही पहुँच जाते हैं, आप लोगों को पता ही है ना, ऊपर एकदम। और क्या कहते हैं, हमें भी अलग ही मोटिवेशन मिलती है कि बच्चे को पढ़ाना है, भाई बच्चे को पढ़ाना है। अब देखो, अब रात हो रखी है और मेरे को ना ऐसा था कि भाई मेरी वीडियो डिले नहीं होनी चाहिए, तो मैं वीडियो बनाने बैठी हुई हूँ। क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया, उसी से मुझे मोटिवेशन आ गई है कि भाई हाँ, बच्चे जब कोई कोई एक भी बच्चा फॉलो कर रहा है तो मुझे उसके लिए करना है सब, ठीक है। तो देखते हो तो लाइक कर दिया करो, है ना, कमेंट कर दिया करो। अब इसमें तो किसी का भी कुछ नहीं जाता, प्लस आप कुछ सीख के ही जा रहे हो, है ना। तो लाइक कमेंट शेयर माय चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।